जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हम आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सीरीज के तहत उपन्यास विधा पर चर्चा कर रहे हैं। और इस विधा के तहत ये तीसरी क्लास है। इसके प्रीवियस में 2 क्लासेस हमने लिया, क्योंकि हमने ये देखा कि जो बच्चन जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उपन्यास विधा पर चर्चा की है, उसका वर्गीकरण कुछ उन्होंने इस प्रकार किया है। मैंने चार्ट के थ्रू इस चीज को पहले ही क्लियर किया कि सबसे पहले उन्होंने प्रयोगवादी या मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के तहत कुछ उपन्यासकार और उपन्यास को रखा है। इसके बाद प्रगतिवादी और मार्क्सवादी, इसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक, सांस्कृतिक मिथकीय और आंचलिक, इसके बाद आधुनिकतावादी एवं जनवादी। तो ये क्योंकि सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि कुल इतने प्रकार के उपन्यासों में इन्होंने कैटेगराइज किया और हमें इस तरह पढ़ना है। प्रीवियस का जो 2 लेक्चर है वो मैंने कंप्लीटली अगर कहें तो एक चीजों पे जैसे महत्वपूर्ण रचनाओं पे यहाँ डिस्कस किया, लेकिन उसके पीछे जितनी भी बातें उन्होंने कही है उनको हम आपके सामने एक तरीके से एक्सप्लेन किए ताकि आपको समझ में आए। उसी कड़ी में ये जो प्रयास है, इसमें तीसरे लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक सांस्कृतिक जो इतिहास है। इनके अलावा सांस्कृतिक मिथकीय के कुछ पक्षों को अगर हम कवर कर पाएंगे तो जरूर करेंगे। इसमें भी एक नेक्स्ट क्लास है आंचलिक और आधुनिकता एवं जनवादी करके, और पूरे आप मान के चलिए 4 घंटे में आप यहाँ से उपन्यास को पूरी तरह कवर कर सकते हैं। इसकी मदद से आप किताब से खुद से भी पढ़ सकते हैं। और कोई बहुत व्यवस्थित तरीके से सभी क्लासेस चाहता है तो हिंदी और प्राइड करके हमारा जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे एक प्रमाणिक किताबों का एक बैच बनाया गया 1000 रुपीज का, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन है उसमें। उसमें बहुत सारी किताबें, शुक्ल जी के MCQ, शुक्ल जी के जो है पूरे मतलब अगर देखें तो पूरे किताब को, यानी जितने भी प्रमाणिक आपके नगेंद्र हैं, बच्चन जी हैं, इन सबको उसी में किया गया। तो 222 लेक्चर अभी उसमें है और वो डे बाय डे अपडेट होता रहता, और ये जो आपको PDF वगैरह है सब वहाँ पे व्यवस्थित तरीके से मिलेगा। बाकी UGC नेट के लिए आपको यूनिट 9 और 10 की क्लासेस वहाँ है। तो हम बिना देर किए हुए क्लास पे आते हैं। अब देखिए पिछले क्लास में आपने बहुत अच्छे से जो प्रयोगवादी दृष्टिकोण से मैंने जिन पे भी बात की थी कि किनको लेके इन्होंने बात किया था, पिछले क्लास में आपने सब देख लिया होगा, है ना। दोनों क्लास को आपने कवर किया होगा, इसलिए हम ना देर करते हुए तीसरे क्लास पे आते हैं। देखिए सबसे पहले आप चार्ट देख लीजिए। सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यास में इन्होंने जैसे यहाँ पे जिक्र किया कि भगवती चरण वर्मा, उनकी चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, इनकी बात की है। उपेंद्र नाथ अस्क के बारे में उनकी बहुत सारी रचनाओं पे चर्चा की है। अमृतलाल नागर जी को रखा है, इनके अलावा भी रखा है लेकिन इसमें संक्षेप में है। सांस्कृतिक मिथकीय में आप देखेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के 4 उपन्यासों पे इन्होंने बहुत विस्तार से चर्चा की है, बाकी अन्य लोगों को भी रखा है। तो हम जो है बिना देर करते हुए पहले आ जाते हैं उपन्यास पे। ये जो उपन्यास के साथ ये जो PDF वगैरह ये आपको सब क्लास में मिलेगा। देखिए सामाजिक सांस्कृतिक यथार्थवादी उपन्यास में इस धारा के अगर देखें, लेखकों में कहते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक जो धारा है, इसमें बच्चन जी कहते हैं कि इसमें जो लेखक आते हैं वो प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाज के यथार्थ नैतिक मूल्यों के जहाज से, यानी नैतिक मूल्य जो गिर रहे हैं और बदलता हुआ जो सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा है उसका निष्पक्ष चित्रण ये करते हैं। जिसमें इन्होंने सबसे पहले बात की है भगवती चरण वर्मा जी को लेके, दूसरे नंबर पे उपेंद्र नाथ अस्क जी को लेके, तीसरे नंबर पे अमृतलाल नागर जी को लेके। तो इस तरीके से हमें ये देखना है कि इन्होंने किस तरीके से क्रमशः बात की है। जब ये सामाजिक सांस्कृतिक में सबसे पहले भगवती चरण वर्मा जी पे बात करते हैं तो ये बताते हैं कि जो वर्मा जी हैं उनके उपन्यासों का मूल दार्शनिक आधार क्या है, नियतिवाद। नियतिवाद यानी भाग्य या अलक्षित सत्ता की इच्छा। इनकी प्रसिद्ध उपन्यास आपने कभी ना कभी चित्रलेखा को पढ़ा होगा, तो कह रहे हैं कि इनकी जो प्रसिद्ध उपन्यास है चित्रलेखा, चित्रलेखा में क्या है, उसमें ये बताया गया कि पाप और पुण्य की शाश्वत कसौटियां क्या होती हैं, हम अपने मानक बना लेते हैं। लेकिन चित्रलेखा को आप इस पे देखेंगे मूवी भी बना है, फिल्म देखेंगे तो भी बहुत चीजें क्लियर होंगी। तो इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा है, चित्रलेखा में कहते हैं कि पाप और पुण्य की शाश्वत समस्या को यौन संबंधों के धरातल पर मानव के स्वतंत्र निर्णय की कसौटी पर यहाँ कसा गया है। तो ये जो उपन्यास है इसको पढ़ने के बाद आपको ये देखने को मिलता है। वैसे ही इनके विशाल उपन्यास भूले बिसरे चित्र, उसमें एक ही परिवार की 4 पीढ़ियों के माध्यम से अगर देखेंगे तो एक ही पीढ़ी के कह रहे 4 परिवारों को लेकर देखा जाए तो ये भी कुछ जो है 1800 मतलब 85 से लगभग 1930 तक के भारतीय सामाजिक जो आर्थिक परिवर्तन हुए
उसका महाकाव्यात्मक चित्रण इसमें है। उपेंद्रनाथ अस्क जी ने जॉन गार्सवर्दी के प्रसिद्ध सागा पैटर्न पर गिरती दीवारें, तो उपेंद्रनाथ अस्क के उपन्यास का नाम है गिरती दीवारें। यहाँ तक कि शहर में घूमता आईना, बांधो न नाव इस ठाव, ये कुछ ऐसी बृहद श्रृंखला की रचना है। तो कहते हैं कि ये जो है उपेंद्रनाथ अस्क की जो गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, बांधो न नाव इस ठाव, एक बांधो न नाव इस ठाव बंधु करके निराला का आप देखेंगे तो एक काव्य भी है, लेकिन उपेंद्रनाथ अस्क की ये रचना है, उपन्यास है। तो कह रहे हैं कि अस्क जी ने जॉन गाल्सवर्दी की प्रसिद्ध सागा पैटर्न पर ये जो है बृहद श्रृंखला की रचना की। इनके मुख्य चरित्र में चेतन है, जो कि निम्न मध्यवर्ग की आर्थिक तंगहाली, कामकुंठा, यौन वर्जनाओं और प्रतिकूल परिवेश से निरंतर जूझते रहने वाला आम आदमी का जीवंत प्रतिनिधित्व है। तभी हम और विस्तार से तो देखेंगे। इसके बाद अमृतलाल नागर जी पे जिक्र किया है, और अमृतलाल नागर जी पे कहते हैं कि देखिए, नागर जी के उपन्यासों में आपको लखनवी परिवेश और संस्कृति कूट कूट कर भरी है। उसके पीछे ये भी है कि ये वहीं से बिलोंग करते हैं, वहीं के लखनऊ से लंबा जुड़ाव रहा है अमृतलाल नागर जी का, तो इसलिए आपको लखनवी परिवेश इनके उपन्यास में देखने को मिलता है। बुध और समुद्र, यहाँ पे बुध और समुद्र इनका उपन्यास है, जिसमें व्यक्ति, समझिए कि बुध और समुद्र में, एक समुद्र में बुध के भांति एक व्यक्ति होता है और समष्टि समाज जो है समुद्र है, यानी समाज रूपी समुद्र में एक व्यक्ति एक बुध के भांति होता है और उसके आपसी अंतर संबंधों और समन्वय का लखनवी चौक, लखनऊ में आप देखेंगे चौक है, बहुत प्रसिद्ध चौक है, तो वहाँ कहते हैं उसके समन्वय का लखनवी चौक के परिवेश में बुना गया एक विशाल औपन्यासिक कैनवास है। कभी कभी विषय वस्तु भी पूछा जाता है कि जैसे बुध और समुद्र है तो उसकी विषय वस्तु क्या है, तो अंतर संबंध किनका है, लखनवी चौक का जिक्र है, उस पे विशाल औपन्यासिक कैनवास ये है। बहुत महत्वपूर्ण दूसरा उपन्यास इनका अमृत और विष भी है, और अमृत और विष कहते हैं कि शिल्प की दृष्टि से एक तरीके से प्रयोगात्मक और तत्कालीन युवा वर्ग के यथार्थ संघर्ष को दर्शाने के कारण बहुत जीवंत माना जाता है। इसके अलावा इनका मानस का हंस है, जो कि आप सभी ने पढ़ा होगा, तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित मानस का हंस है। इनके अलावा खंजन नयन इन्होंने लिखा है, और खंजन नयन जो है सूरदास के जीवन पर आधारित है, तो बहुत लोकप्रिय ये सब जीवनी परक उपन्यास है। तो हम एक काम करते हैं, अब जो है यहाँ पे एक एक करके जो है विस्तार से देखते हैं इन्हें। देखिए, तो यहाँ पे हमें सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यास को जिस तरीके से इन्होंने क्रमशः बात की, अब हम बात करते हैं। देखिए, कहते हैं कि बच्चन जी की जो प्रयोग और प्रगति काल है ना, अभी हमने देखा था प्रयोग काल, सबसे पहले देखा प्रयोगवादी उपन्यास, फिर इसके बाद प्रगतिवादी उपन्यास। तो इनका कहना है कि जैसे आप प्रयोग और प्रगतिवादी काल में सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यास की बात करें तो वो भी लिखे जा रहे थे, इसी समय लिखे जा रहे थे। कविता का तेवर कहीं ज्यादा तीखा और प्रभावशाली था, जबकि ज्यादातर सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यासों में एक प्रकार की मंथरता और ऐतिहासिक दृष्टि की न्यूनताएं थी। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ उपन्यास और उपन्यासकार के नाम दिए हैं, जिनमें ये कह रहे हैं कि ये सभी अगर आप देखें तो 46 के दौर में सियाराम शरण गुप्त का नोआखली, दिनकर जी का कुरुक्षेत्र है, निराला जी का नए पत्ते, भगवती चरण वर्मा का टेढ़े मेढ़े रास्ते, रांगे राघव का विषाद मठ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा, वृंदावन लाल वर्मा इनके द्वारा है झांसी की रानी। ये कह रहे हैं कि आप ये समझो कि ये जितने उपन्यास आप पढ़ रहे हो, ये एक साथ किस दौर में लिखे जा रहे थे, 1946। और इसी वर्ष ये कहते हैं कि टेढ़े मेढ़े रास्ते भी लिखे गए और रांगे राघव का विषाद मठ भी लिखा गया, द्विवेदी जी के बाण भट्ट की आत्मकथा लिखा गया, तो वृंदावन लाल वर्मा की झांसी, यानी ये सभी रचनाएं अगर आप देखें तो 1946 में प्रकाशन वर्ष। तो जाहिर है कि उपन्यासों के माध्यम से उस समय सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास का साहित्यिक पुनर्लेखन हो रहा था, जब इतने उपन्यास एक ही समय में लिखे जा रहे हैं। और विषय वस्तु में भी आप देखेंगे कि सामाजिक सांस्कृतिक की झलक, जो इतिहास की झलक, वो दिख रही है। तो उसमें जो प्रमुख लेखों में इसमें आते हैं, उन लेखों में है भगवती चरण वर्मा,
उपेन्द्र नाथ अस, अमृतलाल नागर, चतुर्सेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी ये सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यास में बच्चन जी किन बड़े रचनाकारों का जिक्र करते, कौन से ऐसे बड़े 5 रचनाकारों का नाम इन्होंने उल्लेख किया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। भगवती चरण वर्मा, है ना, यहाँ पे देखिए तो इन्होंने भगवती चरण वर्मा का, दूसरा उपेन्द्र नाथ अस, तीसरा अमृतलाल नागर का जिक्र किया, चतुर्सेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सभी बड़े लेखक इस समय आते हैं। अब इन लेखकों में भी ये चुनाव करते हैं, एक एक लेखक पे बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं। उसमें सबसे पहला जो चर्चा इनका रहता है वो भगवती चरण वर्मा जी पे रहता है, जिनका समय 1903 से लेके 81, 1903 से लेके है 81। अब इन्होंने कहा कि देखिए जो भगवती चरण वर्मा है, इनके उपन्यासों की मूल टेक क्या है। ये कहते हैं उपन्यासों की मूल टेक है कि ये कहते हैं मनुष्य जो है वो परिस्थितियों का दास है, किंतु इस सीमा को स्वीकार करने के बावजूद उन्होंने व्यक्तिगता को जगह जगह सामाजिकता में संक्रमित करने की चेष्टा की है। मतलब मनुष्य जो है परिस्थितियों का दास है, गुलाम है उसका। फिर भी अगर आप देखें तो उन्होंने दास होने के बावजूद भी व्यक्तिगता को जगह जगह सामाजिकता में संक्रमित करने की चेष्टा की है। ये संक्रमण कितना औपचारिक और कितना सामयिक आग्रह से परिचालित है, ये बिल्कुल अलग बात है। उसी क्रम में सबसे पहला उपन्यास जो चित्रलेखा है, इसका जिक्र करते हैं कि चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा जी का अगर देखें तो ये इनका पहला उपन्यास है और पहला है और उनकी प्रसिद्धि का ये आधार भी है। 1934 में चित्रलेखा के बारे में कहते हैं कि चित्रलेखा 1934 में इनका पहला उपन्यास है, जिससे वर्मा जी को ख्याति और प्रतिष्ठा मिली। और जो चित्रलेखा है, अब यहाँ पे आप देखिए कि जो चित्रलेखा है वो किससे प्रभावित है, तो जो चित्रलेखा उपन्यास है वो रोमारोला के थाया से प्रेरणा ली है। रोमारोला के थाया से प्रेरणा ली है। प्रसिद्धि का आधार भी यही है और प्रेरणा भी ली है। इसमें क्या है, चित्रलेखा में कहते हैं एक अंतर्विरोध दिखाया गया है। अंतर्विरोध में अभी हमने बताया था कि जो चित्रलेखा उपन्यास है इनका, इसका विषय वस्तु क्या है, इसका विषय वस्तु है पाप और पुण्य की कसौटी क्या है। ये बताया गया है पाप और पुण्य की कसौटी क्या है। इसमें किसके माध्यम से ये चीज दिखाया गया है कि जैसे वो कैरेक्टर होता है महाप्रभु रत्नांबर, तो महाप्रभु रत्नांबर का कहते हैं निर्णय जो है बहुत ही सरलीकृत है। पाप पुण्य को यौन संबंधों तक सीमित कर दिया गया है, किंतु जिस समय यानी 1934 में जब ये उपन्यास लिखा गया था, कहते थे कि उस समय पाप पुण्य को जो स्थूल यानी मोटा निर्णायक यौन संबंध से ही हुआ करता था, उसी से पाप और पुण्य की कसौटी तय होती थी। इसका नकार एक नए दृष्टिकोण का है कि इस चीज को अगर कोई मना कर दे कि पाप और पुण्य की कसौटी सिर्फ यौन संबंध नहीं है, तो कहते हैं कि अगर आप नकार दे रहे हो तो ये नया दृष्टिकोण है। लेखक की नियतिवाद की तरह यदि उपन्यास की नियति पूर्व निर्धारित ना होती तो इसका महत्व और भी ज्यादा होता। यानी जैसे उपन्यास की नियति पूर्व निर्धारित यानी पहले से ये डिसाइडेड नहीं होता कि अंत में क्या होगा, तो कहते हैं कि चित्रलेखा का महत्व कुछ और होता। अब जैसे जब चित्रलेखा आप उपन्यास पढ़ेंगे तो चित्रलेखा में आपको कैरेक्टर मिलेंगे जैसे बीजगुप्त, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, बीजगुप्त और चित्रलेखा। अब थोड़ा सा कथानक पे जिक्र करते हैं कि देखिए यहाँ पे जो बीजगुप्त और चित्रलेखा है वो नियति के दास नहीं है। कि जैसे नियति होती है ना कि आप यही कहते हैं कुछ भी हो जाता है तो कहते भगवान चाहते हैं ऐसा होता है। यहाँ पे कह रहे कि चित्रलेखा जो उपन्यास है इसमें बीजगुप्त जो चरित्र है और चित्रलेखा वो नियति के दास नहीं है। क्यों? क्योंकि वे स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। जैसे चित्रलेखा है उसका योगी कुमार गिरी यानी ये जो चित्रलेखा है ये पाप पुण्य की कसौटी को जानने के लिए जब जाती है कि जो हमें पाप और पुण्य की कसौटी से एक तरीके से तौल के बताते क्या गलत है क्या सही, तो चित्रलेखा जो नर्तकी है खुद वो डिसाइड करती है और कुमारगिरी की कुटिया में जाना उसका स्वतंत्र निर्णय होता है। इसी तरह जो बीजगुप्त है जब यशोधरा से इनका जो विवाह है तो ये यशोधरा जो है पत्नी स्वरूप इनको जो छोड़ना है तो इनको छोड़कर क्योंकि वो बीजगुप्त चित्रलेखा से प्रेम करने लगते हैं तो जब उनके साथ चले जाते हैं तो ये बीजगुप्त का निर्णय है।
वो उनकी खुद की पहचान है। तो यहाँ पे नियति के लेख को पार कर जो लेखक के अनजाने ही हो गया है, यानी बीजगुप्त निर्णय की स्वतंत्रता प्रतिष्ठित करता है और व्यक्ति स्वातंत्र और जिम्मेदारी के अद्भुत सम्मिश्रण का पहला उद्घोष है। तो यहाँ पे कैसे चित्रलेखा ने अपना खुद का निर्णय लिया, बीजगुप्त का खुद का निर्णय है। इस तरीके से ये इनका उपन्यास जो पहला है चित्रलेखा प्रसिद्धि का आधार है। विषय वस्तु बताया पाप पुण्य की कसौटी, और इस उपन्यास पे रोमा रोला के छाया से प्रेरणा और उसका प्रभाव। दूसरा इनका जिक्र जो इन्होंने किया है दूसरे उपन्यास का वो है टेढ़े मेढ़े रास्ते, और टेढ़े मेढ़े रास्ते का समय बताया गया 1946। ये एक तरीके से टेढ़े मेढ़े रास्ते राजनीतिक उपन्यास है। हमने टेढ़े मेढ़े रास्ते के जगह पे सीधे साधे करके पिछले क्लास में बताया था, आपको याद हो तो कमेंट में लिखिएगा। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते इन्होंने 46 में लिखा, राजनीतिक उपन्यास है। कहते हैं कि चित्रलेखा जो उपन्यास उसमें तो मूल्य दृष्टि उभरती है, लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्ते में वो दृष्टि गायब है। गांधीवाद, क्रांतिवाद और साम्यवाद सभी टेढ़े मेढ़े ही रास्ते, यानी ये रास्ते सीधे नहीं है, सब टेढ़े हैं। गांधीवाद को तो एक हद तक कहते हैं कि लेखक की सहानुभूति भी है कि ठीक है गांधीवाद रास्ता जो है ठीक ठाक है, पर क्रांतिकारियों को मखौल उड़ाना, साम्यवाद की विदूषकीय भर्त्सना करना, ये सारी चीजें हैं। केवल सामंतवादी रामनाथ का चरित्र अपने विरोधों में यथार्थवादी बन पड़ा है। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते इनका एक तरीके से राजनीतिक उपन्यास है, और इस तरीके से टेढ़े मेढ़े में मतलब जो जो रास्ते अख्तियार किए जाते हैं किसी क्रांति वगैरह के लिए, उन सबको रास्ते का टेढ़ा मेढ़ा वही बताया गया है। कहते हैं कि ये जो लिखा गया था वो 30 के बाद, यानी आप देखिए 46 में आता है, तो कहते हैं कि सन 30 के बाद जो राजनीतिक घटनाएं हो रही थी उसी के वर्ण विषय को लेके जो लिखा गया है ये उपन्यास। इसके बाद इसी क्रम में देखें तो तीसरा भूले बिसरे चित्र 1929 में, ये जो लिखा गया 1929 में भूले बिसरे चित्र, इसको कहते हैं कि अगर ये देखें तो जो ये उपन्यास लिखा गया वो 1885 से 1930, अगर ये तक की अगर देखें इनकी यात्रा जो रही है तो 1885 से 30 तक की अनेक राजनीतिक जो उथल पुथल रही हैं स्थितियां, वहां के बारे में लिखा गया। तो इसमें एक तरीके से आप देखें तो 50 वर्षों के अधिक दिक्काल को समेटा गया है, 4 पीढ़ियों की कथा। तो भूले बिसरे एक तो 4 पीढ़ियों की कथा, और कितने जो है वर्षों को समेटा गया है इसमें अगर देखा जाए तो 50 वर्षों को इसमें समेटा गया है। ये भूले बिसरे चित्र। तो 3 चित्रलेखा हो गए, टेढ़े मेढ़े रास्ते हो गए, भूले बिसरे चित्र हो गए 1934, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, भूले बिसरे चित्र 1929। अब इसके अलावा बात की है इन्होंने कि इन्होंने जो उपन्यास और भी लिखे हैं उनमें सामर्थ्य और सीमा करके हैं, और सामर्थ्य और सीमा के बारे में बताते हैं कि 1962 में आया था। तो ये एक तरीके से लीलावादी उपन्यास है। क्यों लीलावादी है? इसमें लेखक की मूलभूत उत्पत्ति नियतिवाद पर मुहर लगा दी गई। तो इनको देखिए नियतिवाद जैसे भाग्यवादी टाइप में ये कहा गया है। कहते हैं इसमें भी आप सामर्थ्य और सीमा में देखेंगे तो भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट व्यवस्था, इस भ्रष्ट योजना का मखौल उड़ाते हुए लेखक अपने मुख्य लक्ष्य साम्यवाद को निशाना बनाने से नहीं, तो मुख्य लक्ष्य उनका है साम्यवाद, उसी को निशाना बनाने से नहीं चूकते। इसके साथ ही वो मुस्लिम की फिर जो मुस्लिम है उनकी फिरक परस्ती को भी इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि वो खुद उनकी फिरक परस्ती मालूम पड़ने लगती है। अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कर्ता कोई नहीं है, हो जाया करता है। तो जाहिर है कि उपन्यास का जो भी लक्ष्य हो लेखक का नहीं किसी और का है, जो वास्तविक कर्ता है। जब कर्ता मनुष्य नहीं है, ईश्वर या अदृश्य शक्ति है, तो नैतिकता अनैतिकता का प्रश्न ही बेकार हो जाता है। सामर्थ्य सीमा के बाद उनका जो अगला उपन्यास है वो है सबही नचावत राम गोसाई करके है, और ये कहते हैं कि अपने नाम से सिद्ध हो जाता है कि वो लीलावादी परंपरा का ही उपन्यास है ये भी। इसके बाद प्रश्न और मारीचिका 1973 इससे अलग नहीं। तो कुल मिला के फिर जो है कंक्लूजन क्या निकालते हैं यहाँ पे भगवती चरण वर्मा के बारे में, कि जो भगवती चरण वर्मा है वो बहुत अच्छे किस्सागो हैं, यानी किस्सा कहने वाले हैं। उनके उपन्यासों की रोचकता में कहीं खोट नहीं मिलेगा आपको, जहाँ तहाँ देखेंगे व्यंग मिलेगा, कथानक के परिवेश और चरित्र के बीच द्वंदात्मक जो संबंध है वो नहीं स्थापित हो पाते, और अंतर क्रियात्मक भावात्मक या वैचारिक तीव्रता के लिए कोई जगह नहीं रहता। गार्सवर्दी की तरह सागा लिखने का प्रयास उन्होंने किया है, किंतु उसी की तरह उन्हें तट की
चल तक माली अच्छी लगती है, संवेदना में उतरने का खतरा वे नहीं उठा पाते। यानी एक तरीके से अंततः ये चीज जो है बच्चन जी कहते हैं कि संवेदना का अगर बात करें कि संवेदना उनके उपन्यासों में उतनी गहराई तक है तो वो खतरा नहीं उठा पाते हैं ये करके। तो कुल मिला के पहले बड़े उपन्यासकार में इन्होंने भगवती चरण वर्मा के लगभग सारे उपन्यासों पे थोड़ा थोड़ा बात कर लिया है। अब हम उपन्यासकार के तौर पे जो दूसरे बड़े उपन्यासकार को देखते हैं उनमें इन्होंने जिक्र किया है उपेंद्र नाथ अस्क जी का। और अस्क जी को कहते हैं कि अगर आप ये देखें तो प्रायः ये उपेंद्र नाथ अस्क जी जो हैं वो प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यासकार कहे जाते हैं। इन्हें केवल इसी हद तक माना जा सकता है कि अस्क ने भी अपने कथानकों का ताना बाना जो है निम्न मध्य वर्ग के नायक के चतुर्दिक बुना। देखिए प्रेमचंद परंपरा का क्यों कह रहे हैं, क्योंकि निम्न मध्य वर्ग के नायक के चतुर्दिक इन्होंने भी उपन्यास का ताना बाना बुना है। लेकिन अंतर क्या है, प्रेमचंद की जो व्यापक युग चेतना थी और जो मूल्य दृष्टि थी तो क्या इनमें है? नहीं है। ना तो इनमें प्रेमचंद की व्यापक युग चेतना, भले उन्हीं की परंपरा के अस्क जी हैं, लेकिन वो युग की व्यापक चेतना और मूल्य दृष्टि इनके नहीं है। हाँ, एक चीज उन्होंने कहा है कि अगर अस्क के आप नाटक पढ़ेंगे ना तो वो दृष्टि संपन्नता आपको दिखेगा, लेकिन आप कहिए उपन्यास में, वो उपन्यास में अस्क जी के वो दमखम नहीं दिखता, नाटक में दिखता है। अब जैसे हमने कहा कि इनका जो है बांधो न नाव करके, ये इनका बांधो न नाव इस ठाव कि आंख मिलने के दावे के बावजूद वही नहीं है। सामाजिकता यथार्थ की तफसीलों में डूबते जरूर है, यही जो समाज में यथार्थ यानी जो सच्ची चीजें उसमें डूबते जरूर हैं, लेकिन उतराते हैं इश्क के कैसो साहिल के पास। ये चीज उनके बारे में कहा गया है। इनके उपन्यासों का जो जिक्र किए हैं उनमें सितारों का खेल 1938, गिरती दीवारें 40, गर्म राख 52, बड़ी बड़ी आंखें 54, पत्थर अलपत्थर 57, शहर में घूमता है न 63, एक नन्ही कंदिल, बांधो न नाव इस ठाव 1974। एक बार शायद इसको मैंने आपको बहुत पहले याद भी कराया था कि कैसे आप याद करेंगे कि ये सितारों का खेल है और खेल देखना है, बीच में दीवार है तो गिरती दीवार के पीछे देखिए गर्म राख, वो मतलब एक तरीके से धुआं उठ रहा है, आप बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हैं तो एक जैसे दंगाई माहौल है कि फिर पत्थर फेंका जा रहा है और आंख के सामने वो आईने की तरह शहर में घूमता आईना दिख रहा है, एक छोटी सी नन्ही कंदील है ना। तो बांधो न नाव इस ठाव, इस तरीके से इनके सारे उपन्यासों का इन्होंने जिक्र किया है। लेकिन कहते हैं कि फर्क ये है कि जैसे इनका जो सारे उपन्यास है उनमें भी ये कुछ उपन्यासों का जिक्र करते हैं, जैसे कहते हैं कि इसमें भी अगर आप उपन्यासों में देखें तो इनकी जो गिरती दीवारें हैं, शहर में घूमता जो आईना है ये, और इनके अलावा बांधो न नाव इस ठाव, ये तीन जो उपन्यास है इसमें कहते हैं गाल्सवर्दी के फारसाइसिस सागा से अभिप्रेरित है। किन से कह रहे हैं ये, अभी पीछे भी हमने बात किया था, गाल्स गाल्सवर्दी के फारसाइसिस सागा से अभिप्रेरित, इससे अभिप्रेरित है। फर्क ये है कि सागा जो है वो गत्यात्मक है और अस्कीय सागा जड़, और एक ही बिंदु के चारों ओर घूमने वाला ये वृत्त है। तो कह रहे हैं कि सागा तो गत्यात्मक है और अस्कीय सागा वो जड़ है, बाकी एक ही बिंदु के चारों ओर घूमने वाला वृत्त, और यह बिंदु चेतन है। चेतन जो है इसमें जो कैरेक्टर है वो बताते हैं कि वो निम्न मध्य वर्ग में पैदा हुआ है, जो कभी चेतन जो था वो कभी कलाकार बनने की आकांक्षा पाले हुए है, लेकिन परिवार का ऐसा प्रतिकूल वातावरण है, शोषकों की वो व्यूह रचना में इस तरीके से फंसा पड़ा है कि स्वयं की काम कुंठा से वो पूर्णतः असफल सिद्ध होता है। यानी एक व्यक्ति है जिस कैरेक्टर का नाम इन्होंने चेतन की बात की है, और चेतन के बारे में कह रहे हैं कि ये चेतन को देखेंगे तो ये एकदम व्यू में फंसा हुआ है, परिवेश के यथार्थवादी चित्र उड़ने में वो पर्याप्त समर्थ है, जालंधर की बस्तियों की चिल्ल पो, अनारकली के चंगड़ मोहल्ले की गंदगी का प्रभावशाली वर्णन हुआ है, पर सब मिलाकर यह यौन वर्जनाओं का उपन्यास हो गया है ना। ये जो है कुल मिला के अगर देखें तो
यौन वर्जनाओं का उपन्यास है। दीवार के स्त्री पुरुष तरुणियों के बीच खड़ी मुख्यतः चेतन शीला के बीच के सब प्रकाशों मुन्नी और चेतन के बीच लेखक पेड़ से कहीं ज्यादा यौन वर्जनाओं को यहाँ पे महत्वपूर्ण बना देता है। जैसे आपने देखा कि उनमें पाप और पुण्य की कसौटी चित्रलेखा में भगवती चरण वर्मा ने उसको आधार बनाया है। तो इसमें भी कह रहे हैं कि एक समय भूख पे भी अगर वह यौन वर्जनाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं लेखक के पट से, तो बहुत अलग बात है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि कहीं भी गहन यौनासक्ति और ना प्रेम है, इसलिए इस क्षेत्र में भी कहीं गहरे ना उतरकर सतह पर ही भावनात्मक खेल खेलते रहते हैं। इसके अलावा आप शहर में घूमता है ना, एक नन्ही कंदील और बांधो न नाव इस ठाव क्रमशः कहते हैं कि ये जो 3 उपन्यासों का और जिक्र करते हैं, अन्य 3 उपन्यासों का जो जिक्र करते हैं, कौन कौन से, जैसे शहर में घूमता आईना जो है, इनके अलावा अगर देखिए एक नन्ही कंदील है, इनके अलावा बांधो न नाव इस ठाव, इनके बारे में कहते हैं कि ये क्रमशः व्यवसाय तक, ये जो तीनों ही उपन्यास है अगर एक तरीके से कह रहे हैं कि ये जो है एक तरीके से देखें तो ये व्यवसायिकता की ओर अग्रसर होते गए हैं। जो जो उनका मोटापा बढ़ता गया तो कीमतें, जो कीमत वो चढ़ती गई, लेकिन भाव जो है वो गिर रहा है, लालित्य मर रहा है। फीके विश्वाद संस्मरण डॉक्यूमेंट्री विवरण लंबे लंबे रिपोर्टाज से इन उपन्यासों को थका देने वाली क्षमता बढ़ी है। इसी तरीके से गर्मराग की बात करते हैं कि गर्मराग एक ऐसा उपन्यास है जिसमें जैसे का है तो का जो है प्रेम कर रहा है खा से, लेकिन खा प्रेम कर रहा है गा से। गा प्रेम अगर कर रहा है तो वो अन्य से, तो गा जो कर रहा है वो किसी अन्य से कर रहा है। अब इसका क्या है, गर्मराग में इसका जो जो जगमोहन करके है, जो कैरेक्टर यहाँ पे जगमोहन करके है, कह रहे वो जगमोहन जो प्रच्छन्न चेतन है, जैसे चेतन वहां पे है ऐसे प्रच्छन्न चेतन यहाँ पे ये है। और यही जगमोहन किसको याद करता है इस समय, भर्तृहरि को याद करता है। क्यों याद करता है, वो याद करता है, वो उनको कहता है या चिंत्यामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यान में क्षति जन्म जा जनुमाना सदा। हरीश फैज को गुनगुनाता है, क्या गुनगुनाता है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, लेकिन उसे मोहब्बत से सिवा और कोई दुख है नहीं है, अगर है भी तो किसी छिछले स्तर पे है। बड़ी बड़ी आंखें लेकर भी लेखक जो कुछ देखता है, यानी जब वो बड़ी बड़ी आंखें लेकर भी कह रहे हैं अस्क जी देखते हैं, तो क्या देखते हैं, जो कुछ देखते हैं वो धुंधलके से भरे देखते हैं। भला एक उदार जो है, उदार से आप प्रधानमंत्री देश को कैसे बदल सकता है, इसके लिए तो पूरी व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा। और जो भी उसके अपने अधिकांश समय है वो मोहब्बत के चूचों के मुरब्बे में जाया करने वाले आदमी के जहन में ये कैसे घुस सकता है। इसी तरह कहते हैं कि आप पत्थर और पत्थर देखिए, उसमें अस्क के प्रेओलॉग यथार्थवादी और रम्य है, जीवन बोध वैषम्य को तीखे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो ये कुल मिला के इन्होंने अस्क जी के सितारों के खेल जो कि 38 में, गिरती दीवारें 40 में, गर्मराग 52 में, बड़ी बड़ी आंखें 54 में, पत्थर अल पत्थर 57 में, शहर में घूमता है ना 63, एक नन्ही कंदील और बांधो न नाव इस ठाव, इस पर बात करते हैं। तीसरे बड़े उपन्यासकार के तौर पे ये अमृतलाल नागर जी का जिक्र करते हैं। और अमृतलाल नागर जी का समय जो है 1916, सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकारों की परंपरा में आते हैं। तो इनके बारे में क्या कहा गया है कि ये जो आते हैं एक तरीके से देखें, ये सामाजिक यथार्थवादी, तो ये जो है सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकारों की परंपरा में अस्क जी, अमृतलाल नागर जी आते हैं। और इसी परंपरा की त्रयी में ये 3 लोगों का नाम करते हैं कि जैसे ये आते हैं, इसी में भगवती चरण वर्मा, अस्क, नागर, ये इस त्रयी में आते हैं। तीनों लोग, भगवती चरण वर्मा, अस्क और अमृतलाल नागर। हमने भगवती चरण वर्मा को देख लिया, अस्क को देख लिया, अब नागर, तो ये तीनों लोग त्रयी में आते हैं। और कहते हैं इनके त्रयी में देखें तो वही आ भी जाती है, संयम, डिटेल का शौक, पात्रों का हुजूम, मोटापे की ओर, मध्यकालीन बोध और आधुनिकता का घालमेल, ये इन सभी उपन्यासकारों की सामान्य विशेषताएं हैं। जैसे अमृतलाल नागर है, तो नागर जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इतिहास, पुराण, धर्म, दर्शन, पुरातत्व, जनश्रुति, जादू टोना, इनको लेके इस चीज को और जोड़ा। तो आप इनके उपन्यासों की बात करें तो इनका जैसे है अमृतलाल नागर जी का महाकाल, सेठ बाकेमल, बूढ़ और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिसारण्य, मानस का हंस। इनके अलावा नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन, करीबन 11 उपन्यासों का जिक्र किया गया है, जिसमें देखिए महाकाल 1947 है,
सेठ बांकीमल 1955 है, दूध और समुद्र 56 है, शतरंज के मोहरे 1959 में है, सुहाग के नूपुर 60 में है, अमृत और विष 66, सात घूंघट वाला 68, एकता नैमी सारणी 71, मानस कंस 72, नाचियो बहुत गोपाल करके 78, खंजनैन 80। अब यहाँ पे सबसे पहले कहते हैं कि इन सारे में भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा इनका रहा है, तो इसमें जितने भी उपन्यास दिए गए इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ये कहते हैं कि जो बहुत प्रसिद्ध रहा है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन रहा है, बुध और समुद्र, जिसमें अभी हमने बात किया था कि बुध और समुद्र जो है वो क्या है। बुध और समुद्र का मतलब इन्होंने क्या कहा है कि समुद्र यानी आप ये देखो, समुद्र अगर ये बड़ा सा है तो समुद्र का मतलब ये समझ लो समाज, ये समाज है, एक तरीके से ये समुद्र है। और इस समाज में आप एक अगर इस तरीके से हो ना एक बूंद, तो एक बूंद की भांति कौन है, व्यक्ति है। ये इनका प्रसिद्ध उपन्यास है बुध और समुद्र। इनके अलावा जैसे महाकाल करके है, तो कहते हैं कि महाकाल जो है ये उपन्यास अगर देखेंगे तो ये जो है ये लिखा गया है बंगाल के अकाल पर, बंगाल के अकाल पर लिखा गया आलोचनात्मक यथार्थवाद का उपन्यास ये है। बुध और समुद्र लिखने के पहले वे अपने पात्र, ये महाकाल बंगाल पे लिखा गया है तो ये तो 47 में लिखा गया, बुध और समुद्र 56 में लिखा गया था। लेकिन कह रहे हैं बुध और समुद्र लिखने के पहले वे अपने पत्र चकल्लस का माध्यम से, इनके पत्र जो है, कौन से पत्र का जिक्र किया गया है, चकल्लस पत्र। कह रहे इसके पहले लिखने के चकल्लस जो का, इसके माध्यम से नवाबी मसनद कॉलम के अंतर्गत नवाब और उनके चमचों का रेखा चित्र धारावाहिक रूप से निकालते रहे हैं। पहले भी बात किया कि नागर जी का जो परिवेश रहा है वो लखनऊ रहा है, तो उनकी मजबूत पकड़ का पता उनसे लग जाता है। जो सेठ बांकेलाल है इन्होंने लिखा 1955 में, कहते सेठ बांकेलाल जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको हास्य व्यंग का अच्छा रियाज किया गया है, जिसका उपयोग अन्य उपन्यासों में हुआ है। बुध और समुद्र का प्रतीकार्थ क्या है, बुध और समुद्र व्यक्ति और समष्टि। अभी हमने देखा कि बुध और समुद्र का मतलब एक तरीके से व्यक्ति और समष्टि। उपन्यासों के पात्रों को मोटे तौर पे दो कोटियों में बांटा जा सकता है। एक इनका पात्रों का अगर देखें तो पारंपरिक जीवन प्रणाली को लेकर चलने वाले, एक नवीन जीवन पद्धति को, जैसे ताई हैं राम जी, कर्नल प्रसाद खन्ना की पत्नी, ये कुछ ऐसे हैं जो देखेंगे तो एक तरीके से पारंपरिक जीवन प्रणाली में चलते हैं। और इनके अलावा सज्जन है महिपाल, वन कन्या है, ये सब द्वितीय श्रेणी में। जो पहला वाला जो कि पारंपरिक जीवन प्रणाली जीता है, उन कैरेक्टर के बारे में कहते हैं कि बहुत ही प्रामाणिक और जीवंत चित्र खींच देते हैं, जबकि जो आधुनिक जीवन बोध जीने वाले चरित्र हैं बहुत कृत्रिम हैं, वो यंत्र की भांति चलते हैं, तो इससे लेखक का मन इनमें नहीं रम पाता है। जैसे मान लीजिए एक कैरेक्टर बाबा राम जी, तो कहते बाबा राम जी तो कोई तिलस्मी अयार मालूम होते हैं, उनका उपदेश, जादुई प्रभाव, हृदय परिवर्तन अमोघ सकते हैं। सतही मानवतावाद पर पीड़ा, समनेही अधमाई की शिक्षा के स्पर्श से किसी का भी चित्त पलट सकता है। क्यों? क्योंकि जाहिर है कि नागर ने इनके माध्यम से जो मध्यकालीन बोध की जो लक्ष्मण रेखा थी वो तैयार की, और तैयार करके ही वे उससे बाहर नहीं निकलते। ऐसे ताई का कैरेक्टर है, ताई का कैरेक्टर जिसमें अपने अंतर विरोध में अत्यधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक बन पड़ता है, लेकिन जब ये कहते हैं कि आधुनिकता बोध वाले कैरेक्टर में आते हैं तो उलझ जाते हैं, ये चीज है। तो इस तरीके से अनावश्यक बहस, विवरण, समाजशास्त्री की ठूस ठास से कुल मिला के मैंने बताया पाठ की संवेदना को बड़ा कुंठित बना दिया है। अतः उपन्यास जिस क्लासिकल समारोह के साथ शुरू होता है और दांत का निर्माण नहीं कर पाते। इन्हीं क्रम में अगर देखें, जैसे ये बताया गया है कि सुहाग के नूपुर, अब सुहाग के नूपुर जो इनका उपन्यास है उसमें कहते हैं नागर जो है उनका मध्यकालीन बोध स्पष्ट रूप से उजागर हो जाता है। जिससे सुहाग के नूपुर में कुलवधु और जो है नारवधु, इनके बीच पुराणपंथी विभाजक रेखा खींचते हुए ये सिद्ध करना कि पहली दूसरी से हर मायने में बेहतर है, यानी जो कुलवधु होती है वो हर मायने में बेहतर होती है नगर वधु। देखिए दो चीजें हैं, जैसे इन्होंने कहा कि सुहाग के नूपुर में अगर इन्होंने एक रेखा खींची कि एक जो होती है वो कुलवधु है, एक की बात करें तो ये जो कुलवधु है, कहते कुलवधु अगर देखें तो ग्रेटर देन किसके है, नगर वधु, नगर की वधु की हर दृष्टि से। ये तो मतलब वही है कि उस तरीके से बहुत ज्यादा ये बेहतर सामंजस्य जो है
पारंपरिक वर्सेस आधुनिक नहीं बिठा पाते। इसी क्रम में अमृत और विष इनका उपन्यास है 1966 में। कहते हैं कि जो अमृत और विष है ये अगर आप देखेंगे तो देखिए ये 66 में लिखा गया, 56 में 10 साल का अंतर है। लेकिन कह रहे हैं कि जो अमृत और विष बुध और समुद्र, तो उसमें अमृत और विष बुध और समुद्र से बेहतर उपन्यास है। अमृत और विष क्यों? क्योंकि जो अमृत और विष ये वाला उपन्यास है अगर देखें तो ये उपन्यास अगर देखा जाए इसमें, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अमृत और विष जो है वो बुध और समुद्र से बेहतर है। उसका कारण क्या है? जो अमृत और विष है ये एक तरीके से देखें तो ये प्रगतिशील है, प्रगतिशील भी है, और प्लस ये जो है प्रगतिशील के साथ प्रासंगिक है और प्रगतिशील भी है एक तरीके से ये, और ज़्यादा प्रासंगिक भी है। प्लस अगर देखिए शिल्प में क्या कुछ प्रयोग किया गया है तो कहते हैं शिल्प में अगर देखें तो वो प्रयोगात्मकता के स्तर पे भी उत्कृष्ट है। जिसे बुध और समुद्र जो है उसमें कह रहे हैं कि उसमें व्यक्ति का जो प्रेम है वो नागर के गले से नीचे नहीं उतरता। किंतु जब ये अमृत और विष में आते हैं तो अमृत और विष में कहते हैं यहाँ पर इसी के आधार पर विवाह कराकर व्यक्ति स्वातंत्र और समझदारी की सराहना की जाती है। तो जो बुध और समुद्र है वहाँ के आधुनिकता बोध के पात्र जो है वो लिजलिजे और बड़ा ही ना मैकेनिकल यांत्रिक ही लगते हैं। लेकिन वही चीज आप अमृत और विष में देखेंगे तो युवा वर्ग अपने संघर्ष और सपनों में सावाक जीवंत है, विश्वसनीय है। प्रसन्नता की बात यह है कि इस वर्ग को किसी अवधारणा का प्रतीक माना नहीं गया है। इस वर्ग में अवसरवादी भी हैं और सचमुच के संघर्षी भी। नागर ने इनकी दिशाहीनता की ओर भी पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है। उनकी पीड़ा की सच्चाई असंदिग्ध है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुल मिला के देखें तो यथार्थवादी दृष्टि दी गई है। इसके प्रयोग को लेकर आपत्ति भी उठाई गई थी। प्रश्न ये होता है कि उपन्यास के भीतर एक और उपन्यास के नियोजन की सिद्धि क्या है। इनके बाद एकदा नैमिषारण्य है, उन पे बात करते हैं कि एकदा नैमिषारण्य जो है नागर के व्यापक अध्ययन मनन चिंतन का जो है ये एक ऐसा विस्तृत फलक है। नैमिषारण्य के भागवतों ने किस प्रकार अनेक अंतर्विरोधों के बीच जो है भावात्मक एकता का प्रसार किया उसे बहुत रोचक ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। बाकी मानस का हंस है, मानस का हंस जो लिखा गया है और तुलसीदास और खंजन सूरदास के जीवन पर हर जगह चमत्कार खोज निकलना नागर का कहते हैं मैनरिज्म हो गया है। उसे इन उपन्यासों में भी हम देख सकते हैं। अब तुलसी को उत्तर दक्षिण के पूरे भक्ति आंदोलन से व्यापृत कर इसे विस्तार और गहराई दी जा सकती है, किंतु राम काम के द्वंद यहाँ पे भी आप देखेंगे तो राम काम इनके द्वंद के बारे में कहते हैं कि राम काम के द्वंद के अनावश्यक विस्तार ने इसे दिशा में नहीं जाने दिया। खंजन में लेखक की दुरारूढ़ की कल्पना भारतीय मानस में वैसे सूरदास की छवि को धूमिल कर देती है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे इन्होंने अमृतलाल नागर जी पे बात की, और इसके बाद यदि देखें तो बात की गई है राजेंद्र यादव जी पे। राजेंद्र यादव जी के बारे में कह रहे हैं कि 1929 अगर देखें इनका समय है, और इसी धारा के उपन्यास का सामाजिक सांस्कृतिक में ये भी है और प्रयोग धर्मी है। ज़्यादा सामाजिक है, ज़्यादा आधुनिक है और ज़्यादा प्रयोग धर्मी है। और उसी क्रम में इनके पहले उपन्यास उखड़े हुए लोग 1956, ये कहते हैं कि अगर देखा जाए तो उखड़े हुए लोग इनका जो है एक तरीके से देखें तो ये जो है इस क्रम में अगर देखें तो ये सर्वोत्तम उपन्यास है। इसमें सारा आकाश, जैसे इनका जो सारा आकाश 1960 में है, तो कहते हैं कि इसमें सारा आकाश की रूमानियत से आज़ाद होकर लेखक जो है वो राजनीतिक आयाम को लेकर चलता है। कांग्रेसी पूंजीवादी व्यवस्था लोगों को उखाड़ फेंकती है, जिन्होंने स्वार्थ के अलावा अन्य कोई रिश्ता शेष नहीं बचता, किंतु उखड़े हुए लोग एकजुट होकर उस व्यवस्था को उखाड़ भी सकते हैं। ये सब रूपान्वेषण के तहत रचनात्मक धरातल पर घटित होता है, अतः इसकी अपनी अलग पहचान बन जाती है। और इनके अन्य उपन्यास में सारा आकाश के अलावा उल्टा 1958 में है ना। इसके अलावा शह और मात 1959 में, अनदेखे अनजान पुल 1963, 64 में एक इंच मुस्कान, मंत्रवेद, ये और भी इनके उपन्यासों का जिक्र किया गया है। तो कुल मिला के आप देखिए 4 बड़े उपन्यासकार को इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यास के तहत रखा हुआ है। इसके बाद इन्होंने जो है सांस्कृतिक मिथकीय उपन्यासकार के तौर पे हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी बात की है और बहुत विस्तार से बात की है, तो इसी में देख लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देख लें
यहाँ देखिए सांस्कृतिक मिथकी में हजारी प्रसाद द्विवेदी के सारे उपन्यासों पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्राचीन मिथ को इतिहास एवं लोक कथाओं के माध्यम से, देखिए सांस्कृतिक मिथ के उपन्यास में प्राचीन मिथक इतिहास एवं लोक कथाओं के माध्यम से आधुनिक जीवन बोध का भव्य अभिव्यक्ति है ना, कुट्टिम शिल्प का अनूठा प्रयोग किया गया है। बाकी इनके चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, नामदास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के सारे उपन्यास में बहुत विस्तार से यहाँ पे चर्चा की गई है। हिंदी उपन्यास में इतिहास और मिथक के रचनात्मक सम्मिश्रण का अगर देखें तो इतिहास वर्सेज मिथक, इनके रचनात्मक मिश्रण की एक अत्यंत समृद्ध धारा रही जो अतीत के झरोखे से वर्तमान की विकट समस्याओं को देखने का प्रयास करती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के अकेले और अद्वितीय मिथक उपन्यासकार हैं। इनका पहला उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा अगर देखें तो शिल्प, भाषा, लालित्य, सांस्कृतिक गौरव और गहन जीवन दर्शन की दृष्टि से हिंदी की एक अनूठी और कालजयी कृति है। इसमें यानी जब बाण भट्ट की आत्मकथा को बहुत विस्तार से मैंने चैनल पे कराया है, क्योंकि आपकी यूजीसी नेट यूनिट 6 में ये उपन्यास विधा में लगा हुआ है, तो कहते हैं कि ये जो है हिंदी की एक अनूठी और कालजयी कृति है। इसमें मावरा के आर्केटाइप बिंब के माध्यम से समाज की रूढ़िग्रस्त जड़ता को तोड़कर एक नई मनुष्यता और नारी गरिमा की खोज इस उपन्यास के तहत की गई है। द्विवेदी जी ने अपने दूसरे उपन्यास चारु चंद्रलेख में मध्यकालीन निंजधरी लीजेंड्स कथा और तंत्र मंत्र की साधना का उपयोग किया, जबकि उनके तीसरे उपन्यास पुनर्नवा में लोक प्रचलित लोरी चंदा की प्रसिद्ध लोरी चंदा की प्रेम कथा आपने सुना होगा। तो जो तीसरा है, जैसे चारु चंद्रलेख में मध्यकालीन निंजधारी कथा का जो है उपयोग किया गया है, तीसरे में पुनर्नवा में लोक प्रचलित लोरी चंदा की प्रसिद्ध प्रेम कथा को आधार बनाकर समसामयिक सामाजिक व व्यवस्थागत परिमार्जन की विकट समस्या से इसको जोड़ा गया है। और उनका अंतिम उपन्यास अनाम दास का पोथा उपनिषदों के ऋषियों के माध्यम से ज्ञान और कर्म के द्वंद्व को सुलझाता है। आचार्य द्विवेदी जी के अनुसार भारतीय संस्कृति कोई ठहरी हुई वस्तु या बिंब नहीं है, बल्कि वो एक अविराम लोकोन्मुख और परिवर्तनशील प्रवाह है। बाण भट्ट की आत्मकथा का शिल्प जो है, ये शिल्प कुट्टिम शिल्प यानी रोमांटिक आवेग और क्लासिकल संयम का एक अद्भुत मेल कहलाता है। थोड़ा अब हम विस्तार से बात कर लेते हैं इन पे। देखिए यहाँ पे 1907 से 78 तक का हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय, बाण भट्ट की आत्मकथा 1946। वैसे ये चारों उपन्यास का इनका जिक्र किया गया। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चारु चंद्रलेख 62, पुनर्नवा 75, अनामदास का पोथा 76। इसमें इन्होंने कहा कि इन उपन्यासों में आपको क्या देखने को मिलेगा, मिथक, निजंदरी कथा, आदिबिंब, ये सभी चीजें, और एक विशिष्ट भावुक दृष्टि, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जीवन दर्शन, ये सभी चीजें इनको एक उपन्यास के अगर देखें तो सांस्कृतिक मिथ के उपन्यासों में एक अलग जो है आधार देती है, ये क्या नाम है, द्विवेदी जी को, क्योंकि उनकी लेखन दृष्टि में आप देखिए इन्हीं को केंद्र में यहाँ रखा गया है। तो जैसे प्रेमचंद जी के बाद जो उपन्यास लिखे गए जिनमें हम प्रगति भी, प्रयोग भी, सामाजिक सांस्कृतिक पढ़ रहे हैं, उन्हीं उपन्यासों में बाण भट्ट की आत्मकथा इनका आता है। और कहते हैं कि शिल्पगत प्रयोग या मिथ की संरचना और गहन जीवन दर्शन से बना एक अप्रतिम उपन्यास है। और द्विवेदी जी को इन्होंने कहा कि अकेले अगर मिथ के उपन्यासकार में किसी को देखे तो उनको अकेले ही रखें, क्योंकि मिथक जो है ना, ये जो है कह रहे हैं कि जो ये मिथक टर्म है, ये मिथक जो है एक तरीके से देखें तो इनका क्या है, रेहटेरिक है। मिथक जो है एक तरीके से ये उनका रहटारिक है, लालित्य है, संरचना का एक पैटर्न है। वे मिथकों के माध्यम से अतीत में पीछे हटकर अत्यंत वेग पूर्वक जड़ता पर, जो जड़ हो चुकी चीजें है ना, उस पर आक्रमण करते हुए भविष्य का निर्माण करते हैं, ये समझने की बात है। वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मिथक को माध्यम क्यों बनाते हैं, क्योंकि उन्हीं मिथकों को माध्यम बना के अतीत में पीछे हटकर वेग से जो चीजें जड़ है, स्थिर हो चुकी है, जिनमें बदलाव नहीं हो रहा है, उसमें वो तंज कसते हुए, आक्रमण करते हुए भविष्य के पुनर्निर्माण का एक राह प्रशस्त करते हैं। इस उपन्यास में भी आप देखें बाण भट्ट की जो आत्मकथा है, इस उपन्यास में भी आपको क्या मिलेगा, तो कहती इस उपन्यास में भी जड़ता से आपको स्पंद चेतना मिलेगा। और सच में ये उपन्यास आप पढ़ेंगे तो आप कई दृष्टियों से सोचने के लिए विवश हो जाएंगे। जड़ता से स्पंद चेतना की ओर जाने का भावाभिभूत वैचारिक उन्मेष सचराचर धरा
जलमग्न है। संपूर्ण समाज कहते एक प्रकार के अवरोध में रुका पड़ा है, बाधा है। अब यहाँ पे जो जितने भी कैरेक्टर आते हैं, आपने एक बार भी पढ़ा होगा, नहीं तो एक बार सुनिएगा समय निकाल के बाण भट्ट की आत्मकथा। जैसे भट्टनी है यहाँ पे, महामाया करके एक से बढ़ के एक इन्होंने चरित्रों को यहाँ पे रखा है। जैसे भट्टनी है, महामाया है, इसमें कैरेक्टर का नाम भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए महत्वपूर्ण उपन्यासों के। निपुणिका करके है यहाँ पे, इनके अलावा यहाँ पे उपन्यास में सुचरिता करके है, स्वयं बाणभट्ट तो है ही, इनके अलावा विरति वज्र करके है, विरति वज्र करके है ना। ये सभी कह रहे रुके पड़े हैं। और राजनीति, संस्कृति, धर्म आदि तालाबों के बधे घाटों के जलों की तरह ये स्थिर है, प्रवाह शून्य है। सोचने का बधा हुआ तरीका है, वही बधी बदभाई परिपाटी पे चल रहे, सब लकीर के फकीर हैं ये सब। बाणभट्ट को लगा था, ना जाने क्यों मुझे लग रहा था कि नीचे से ऊपर तक सारी प्रकृति में एक अवसाद की जड़िमा इन सब में छाई हुई है। यहाँ पे कहते हैं एक जो पात्र, यहाँ पे जो कल्पना है एक महावरा की, कहते कि जो महावरा है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो एक तरीके से मिथक है। महावरा जो है एक मिथक है, एक मिथक है जिसमें चुराई हुई धरती को अगाध जलराशि से महावरा अपने विषाण की नोक से निकाल लाते हैं। इसका आर्केटाइप है भयग्रस्त जो आदिम मनुष्य में जागृत रक्षक का बिंब। मिथकों का प्रयोग सादृश्य या विसादृश्य के रूप में ले आकर समसामयिक जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डालना है। बाणभट्ट स्वयं महावरा है तो भट्टनी धरड़ी है। ये एक शिथिल सादृश्य है, रूपात्मक सादृश्य नहीं। महावरा भागवत तत्व को भी उजागर करता है। इसी बहाने वो अहम के निर्वासन और स्वतंत्रता का प्रश्न भी उठाए। इसी बहाने यानी महावरा के ही बहाने से ही तो कहते हैं कि वो महाभागवत के तत्व को भी उजागर करता, अहम के निर्वासन स्वतंत्रता का प्रश्न भी इसी बहाने उठा दिया गया है। ये कहा जाता है कि मनुष्य स्वयं करता नहीं है, वो किसी अज्ञात राशि द्वारा कार्य में नियोजित होता है, वो तो निमित्त मात्र है। क्या ऐसा है? मनुष्य सिर्फ करता है, वो खुद से कुछ नहीं करता, वो बस निमित्त मात्र है। बाणभट्ट क्या भट्टनी के उद्धार के लिए अपना कोई निर्णय लेता है? वो विवश है। वो विवश क्यों है? क्योंकि राजा हर्षवर्धन की प्रशस्ति करने या न करने में भी वो स्वतंत्र नहीं है। यानी इसको राजा हर्षवर्धन, क्योंकि जिस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, तो इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जैसे राजा हर्षवर्धन, तो ये कहा जा रहा है कि राजा हर्षवर्धन जो है उनकी अगर प्रशंसा करनी है तो क्या वो खुद से कर रहा है कि विवश है? जैसे भट्टनी है तो भट्टनी से अगर उसका प्रेम है, बाणभट्ट का प्रेम है, तो क्या वो अपने एकांतिक अनुराग से वो मुक्त होना चाहता है? किंतु मुक्त हो पाना उसके अधिकार में है? नहीं है। ये अवस्था उसकी रचना प्रक्रिया है। भट्टनी के प्रभाव से वो अपनी रचनात्मक प्रतिभा को समष्टिमूलक बना लेता है। जीवन की सार्थकता का सवाल भी इस उपन्यास में उठा है। तो इसमें इस उपन्यास में कहते हैं कि बच्चन जी ये कह रहे हैं कि इसमें जो है जीवन की सार्थकता का प्रश्न भी उठा है कि जीवन की सार्थकता क्या है। इसी प्रश्न को कहते हैं कि सात्र में, पश्चिम विचारकों में आप जब सात्र को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि सात्र जो है, सात्र ने अपने उपन्यास, और सात्र के उपन्यास का नाम है, इनके उपन्यास का नाम है नासिया करके, जिसका इन्होंने बच्चन जी ने जिक्र किया है। कहते हैं कि सार्थकता, जीवन की सार्थकता का प्रश्न यही चीज सात्र ने नासिया में उठाया था। द्विवेदी जी ने भी सार्थकता को प्रपत्तिवाद, समर्पण, गृहस्थ जीवन में चरितार्थ पाया है, जो निश्चित रूप से मध्यकालीन है। सात्र ने इसे रचनात्मकता के संदर्भ में प्रस्तुत करके आधुनिक बनाया था, और लेकिन वही चीज भट्टनी के साथ मध्यकालीन बोध को नए सिरे से सार्थकता देने की चेष्टा किसने की है? यहाँ पे किसने की है? द्विवेदी जी ने की है। द्विवेदी जी एक कैरेक्टर यहाँ पे एक है सुचरिता का। सुचरिता एक कैरेक्टर है। कहते द्विवेदी जी के विचार से सार्थकता सुचरिता के जीवन को मिल पाई है। क्यों? क्योंकि जो सुचरिता है वो अपने कर्मों को नारायण को समर्पित कर देने में समर्थ है, क्योंकि वो अपने पति को पाकर गृहस्थ हो गई, यानी एक तरीके से पति मिला, गृहस्थिक जीवन जीने लगी, जीवन को नारायण को समर्पित कर दी। जो भट्टनी यहाँ पे कैरेक्टर है, कहते हैं कि वो आंशिक रूप से सार्थक है, क्योंकि उसे आराधक मिल गया है। सुचरिता जो है वो भागवत तत्व के कारण सार्थक है, तो भट्टनी मनोवैज्ञानिक तत्व के कारण। लेकिन यहाँ पे एक कैरेक्टर निपुणिका, जिसका आप त्याग ही त्याग देखेंगे। एक निपुणिका है, दूसरी महामाया है।
कहते हैं लेकिन निपुणिका और महामाया को सार्थकता नहीं मिल सकी है। क्यों? अपने व्यापक सामाजिक संदर्भों में इन दोनों की सार्थकता ज्यादा बड़ी है। भागवत दृश्य सुचरिता को चाहे जो महत्व मिले, पर यथार्थवादी जीवन दृश्य से वो आधुनिक ही ठहरती है। पर इस उपन्यास की मिथकीय संरचना मध्यकाल के टूटे हुए प्रांगण में मनुष्यता की खोज करती है। वस्तुतः मिथक संरचना की एक पद्धति है। महावरा को बार बार प्रस्तुत किया गया है और भट्टनी की स्तुति कैसे की गई है? भट्टनी को यहाँ पे याद कैसे किया गया है? जलौग मगना सा चराचर धरा की अनुगूंज रह रहकर सुनाई पड़ती है। भैरवी चक्र और भागवत धर्म से कई अभिप्रायों को लेकर उनका पूर्वालंकरण के रूप में इस तरह रखा गया कि वो नई मनुष्यता उनकी सार्थकता को उजागर कर सके। यहाँ पे एक पात्र अघोर भैरव है करके, अघोर भैरव भी है। अब अघोर भैरव के बारे में क्या कह रहे हैं कि जो अघोर भैरव है वो एक मिथक है। कुंडलिनी महामाया को अभिप्राय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देश को जागृत करने में महामाया की भूमिका अभूतपूर्व है। महामाया राजा महाराजा सामंत उनकी जो हास्योन्मुख शक्तियां उनको चुनौती देती हुई जनता को उनके पौरुष के प्रति सचेत करती है, संगठित करती है। ऐसा लगता है कि उसके संगठित हुंकार से सामंती समाज जो है चरमरा कर गिर जाएगा, जनता की कुंडलिनी जाग जाएगी। तो यहाँ पे सामंती संस्कृति क्या है? कह रहे हैं उसका भी अपना मिथक है। कैसे श्लोक पाठ करती हुई सुख सारिकाएं, नुपुरों की कड़वन ध्वनि से कलात्मक विनोद, नर्तकियां, ये सभी चीजें चलती हैं। तो ये सब भी कहते हैं कि एक तरीके से उन्होंने क्या है, मिथक ही बांध रखा है। तो कुल मिला के देखिए, मिथ की संरचना शिल्प का इससे बेहतर नमूना नहीं मिलेगा। ये चीजें कह रहे हैं इस उपन्यास के माध्यम से। बाकी इसी क्रम में दूसरा चारुचंद्र लेख 1962 में है। कहते हैं चारुचंद्र लेख भी देखें तो एक व्यापक फलक को समेटते हुए महत्वाकांक्षापूर्ण उपन्यास है। जिसे बाणभट्ट की आत्मकथा है, तो ये भी अपनी संरचना में चारुचंद्र लेख में मिथ की ही है। लेकिन चारुचंद्र लेख जो है सन 63 में, यानी जो ये है इसका टाइमलाइन बता रहे हैं कि सन 63 में प्रकाशित उपन्यास में चीनी युद्ध की छाया है, देश की आंतरिक विकृति है। यानी यहाँ पे चीनी युद्ध यानी 62 में हुआ था। तो कह रहे हैं कि चारुचंद्र लेख में देखे तो चीनी युद्ध की छाया है। 62 में युद्ध हुआ, भारत पाक, देश की आंतरिक विकृति, जन जागृति, लोकतंत्र को व्यवस्थित करने की आकांक्षा। पर आत्मकथा की तरह इसका कोई केंद्रीय मिथक नहीं है। मिथक की जगह निंजधरी कथाओं ने ले लिया। यह मिथक और निंजधरी कथाओं को पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया गया है। दोनों के बीच एक धुंधली रेखा खींची हुई है। यहाँ पे मनुष्य के अलौकिक कृत्यों को दिखाया गया। सीधी मौला, चंद्रलेखा, सातवाहन, मैना की कथा, ये सारी चीजें। सीधी मौला, चंद्रलेखा और सातवाहन इतिहास व्यक्ति हैं, पर उपन्यास में प्रयुक्त होकर निर्धरी हो गए। मिथ की संरचना यही है, आकर रुक जाती है, उसे एक कदम और आगे जाना पड़ता है, यानी निर्धरी कथाओं को मिथक बनाना पड़ता है। चारुचंद्र लेख की संरचना में कड़ी छूट गई है। आत्मकथा में निर्धरी कथाएं मिथक में अंतर्भूत हो गई हैं। पुनर्नवा 1975, इसमें द्विवेदी जी ने इतिहास रस को बचाते हुए निंदरी कथाओं का उपयोग किया है। चारुचंद्र लेख में द्विवेदी जी को मिथक नहीं बना सके थे, किंतु इसमें अपने पात्र और स्थितियों को इतिहास के कारागार से आजाद कर इन्होंने उनमें कथाओं में परिवर्तित कर दिया। इसमें मिथक को बाहर से नहीं लिया गया, बल्कि निंदरी कथाओं को ही नए मिथक में रूपायित कर दिया गया है। सम्राट चंद्रगुप्त और भट्टार की ऐतिहासिक श्रृंखलाएं यहाँ टूटी हुई हैं। मृच्छकटिक, आरेख और सार्वलिक, कालोरिक और शब्दों में सफल प्रत्यारोपण हुआ है। लोक में प्रचलित जो मुल्ला दाऊद के प्रेमाख्यान में वर्णित लोरी चंदा की प्रेम कथा की लीजेंड को लेकर लेखक मृच्छकटिक नाट्य सीमा को विस्तार दे देता है, तो इसमें हमें लोरी चंदा की कथा को देखने को मिलता है। और फिर विस्तार से बताते कैसे मृच्छकटिक में आर्य चरदत्त, जो आर्य चारुदत्त का मित्र, किंतु यहाँ पर गोपाल आर्य का ग्वालिक अपभ्रंश लोरी हो जाता है। चंदा अपने नपुंसक पति से अलग होकर लोकोपवाद का ढींगा दिखाती हुए अपने त्याग, सेवा और कर्म से आर्य का वर्ण करती है और आर्य की पहली पत्नी मयंक मंजरी के साथ सोल्लास रहती है। आर्य का मित्र संवरू या सार्वलिक अपनी प्रेमिका मादी या मदनिका को नर्तकी घर से उद्धार करता है। ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप ये सब उपन्यास पढ़े होंगे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो द्विवेदी जी की दृष्टि में कहते हैं कि भारतीय संस्कृति कोई ठहरा हुआ बिंब नहीं है, वो एक अविराम लोकोन्मुख प्रवाह है।
जिसके अपने आवर्त है उतला गहरापन है। इसे आंकने के लिए मिथक या गप्प से बढ़कर अन्य कोई माप हो नहीं सकता। गद्य या मिथक उपन्यास के काव्य शास्त्र का एक सौंदर्य शास्त्रीय आयाम है। इधर द्विवेदी जी की परंपरा में कहते हैं शिव प्रसाद सिंह ने एक महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा नीला चांद। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है इसी में शिव प्रसाद सिंह के जो नीला चांद उपन्यास है उसका भी जिक्र किया है। नीला चांद इसका जिक्र किया गया है कि इसी परंपरा में ये उपन्यास भी आता है। बाकी यहाँ पे आपका जो है ये अगर देखें तो उपन्यास का जो है कड़ी यहाँ पे खत्म होता है मिथकीय तक। अब जो नेक्स्ट हमारा रहेगा इतने भी एक वीडियो में हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं यहाँ से। देखिए हमने सांस्कृतिक मिथकीय तक कवर कर लिया है। अब इसमें आंचलिक और आधुनिकतावादी एवं जनवादी करके लास्ट बचा हुआ है, तो इसमें भी एक वीडियो या दो भी हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि आगे भी आपके लिए और अच्छी क्लासेस इसी तरह आए। बाकी हमने आपको बताते हिंदी और प्राइड इसी नाम से अगर आप देखेंगे इसी नाम से जो है ऐप है, वहाँ से जाके आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और अच्छे से व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।